नमस्कार दोस्तों। जब हम पश्चिमी दर्शन के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि ये केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों की बौद्धिक यात्रा है जिसमें मनुष्य ने अपने अस्तित्व, ज्ञान, सत्य और समाज को समझने की कोशिश की है। इसी महान यात्रा को एक व्यवस्थित और गहराई से प्रस्तुत किया है बर्ट्रैंड रसल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में। ये पुस्तक हमें प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक युग तक के दार्शनिक विचारों की एक लंबी और गहरी यात्रा पर ले जाती है। रसल इस यात्रा की शुरुआत प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार पश्चिमी दर्शन की नींव यहीं से रखी गई थी। सबसे पहले हम थेल्स जैसे दार्शनिकों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ये सवाल उठाया कि दुनिया का मूल तत्व क्या है। उन्होंने ये कहा कि सब कुछ पानी से बना है। ये विचार आज भले ही सरल लगे, लेकिन ये उस समय एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए मिथकों के बजाय तर्क का उपयोग किया। इसके बाद एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनीज जैसे दार्शनिकों ने भी दुनिया के मूल तत्व को समझने की कोशिश की। वे ये जानना चाहते थे कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है। फिर हम पाइथागोरस के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने कहा कि दुनिया का आधार संख्या है। उनका मानना था कि गणित के माध्यम से हम ब्रह्मांड की संरचना को समझ सकते हैं। ये विचार आगे चलकर विज्ञान और गणित के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब रसल हमें हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज के विचारों से परिचित कराते हैं। हेराक्लाइटस कहते थे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। वे कहते थे कि आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि नदी हर पल बदल रही है। दूसरी ओर पार्मेनिडीज कहते थे कि परिवर्तन एक भ्रम है और वास्तविकता स्थिर है। ये दोनों विचार एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन दोनों ने मिलकर दर्शन को एक नई दिशा दी। अब हम सोक्रेटिस की ओर बढ़ते हैं, जिनके साथ दर्शन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। सोक्रेटिस ने प्राकृतिक दुनिया के बजाय मानव जीवन और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया। वे लोगों से सवाल पूछते थे और उन्हें अपने विचारों की जांच करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान अपने अज्ञान को पहचानने से शुरू होता है। उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और एक व्यापक दार्शनिक प्रणाली विकसित की। प्लेटो ने फॉर्म्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस भौतिक दुनिया के पीछे एक आदर्श दुनिया है जहां हर चीज अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। उनके अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं वो केवल उन आदर्श रूपों की छाया है। फिर हम एरिस्टोटल के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने प्लेटो के विचारों को और अधिक व्यावहारिक रूप दिया। उन्होंने तर्क, विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि दुनिया कैसे काम करती है और मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। रसल बताते हैं कि एरिस्टोटल के विचारों ने सदियों तक पश्चिमी सोच को प्रभावित किया। अब ये यात्रा प्राचीन यूनान से आगे बढ़कर रोमन और मध्यकालीन दर्शन की ओर जाती है। लेकिन इस पहले चरण में हमें ये समझ में आता है कि पश्चिमी दर्शन की नींव इन प्रारंभिक विचारकों ने रखी थी। उन्होंने पहली बार ये सवाल उठाया कि सच्चाई क्या है, ज्ञान क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। उनके सवालों ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज तक जारी है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब ये दार्शनिक यात्रा और भी गहराई में जाने वाली है, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन विचारों ने मध्यकालीन और आधुनिक दर्शन को प्रभावित किया और कैसे ये पूरी परंपरा समय के साथ विकसित होती गई। जब बर्ट्रैंड रसल इस दार्शनिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो वे हमें प्राचीन यूनान के स्वर्ण युग से निकालकर एक नए चरण में ले जाते हैं, जहां दर्शन का स्वरूप बदलने लगता है और इसका केंद्र केवल तर्क और ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक समस्याएं भी बन जाती हैं। अब हम उन दार्शनिकों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद के युग में दर्शन को नई दिशा दी। ये समय था जब यूनान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बदल रही थी और इसी के साथ दर्शन का फोकस भी बदलने लगा। अब दर्शन केवल ब्रह्मांड और सत्य के बारे में नहीं था, बल्कि ये इस बात पर केंद्रित होने लगा कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। इस युग में स्टोइसिज्म और एपिक्यूरियनिज्म जैसे विचार सामने आते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि मनुष्य को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए।
वे कहते थे कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं। इसलिए सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने मन को स्थिर रखें और बाहरी घटनाओं से प्रभावित ना हों। दूसरी ओर एपिक्यूरियंस का मानना था कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन ये सुख केवल इंद्रिय सुख नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन है। वे कहते थे कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। इस प्रकार ये दोनों दर्शन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को कैसे संतुलित और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। अब रसेल हमें रोमन दर्शन की ओर ले जाते हैं, जहां इन विचारों को और अधिक व्यावहारिक रूप दिया गया। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों ने स्टोइसिज्म को अपने जीवन में लागू किया और इसे एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहें। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं, जहां दर्शन धीरे धीरे धर्म के साथ जुड़ने लगता है। ये मध्यकालीन दर्शन की शुरुआत थी। अब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है और दर्शन का उद्देश्य केवल तर्क नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों को समझना और उनका समर्थन करना बन जाता है। इस समय सेंट ऑगस्टीन जैसे दार्शनिक सामने आते हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म और यूनानी दर्शन को जोड़ने की कोशिश की। ऑगस्टीन कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। उनके अनुसार मनुष्य की आत्मा ईश्वर की ओर आकर्षित होती है और वही उसका अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद थॉमस एक्वाइनस आते हैं, जिन्होंने एरिस्टोटल के विचारों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तर्क और विश्वास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। वे कहते थे कि तर्क और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को पूरक हैं। इस प्रकार मध्यकालीन दर्शन में हम देखते हैं कि तर्क और आस्था का एक नया मेल सामने आता है। अब दर्शन का उद्देश्य केवल सच्चाई की खोज नहीं है, बल्कि ये भी है कि उस सच्चाई को धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए। लेकिन रसेल ये भी बताते हैं कि इस समय दर्शन की स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हो गई थी, क्योंकि इसे धार्मिक विचारों के अनुसार ढाला जा रहा था। फिर भी इस युग ने दर्शन को एक नई दिशा दी और आगे आने वाले युग के लिए एक आधार तैयार किया। अब ये यात्रा एक और बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ने वाली है, जहां मनुष्य फिर से स्वतंत्र रूप से सोचने लगेगा और विज्ञान और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करेगा। और यही हमें आधुनिक दर्शन की ओर ले जाएगा, जहां डेकार्ट, लॉक और कांट जैसे महान विचारक सामने आएंगे। जब बर्ट्रैंड रसेल अपनी इस महान दार्शनिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम उस युग में प्रवेश करते हैं जिसे आधुनिक दर्शन की शुरुआत कहा जाता है। एक ऐसा समय जब मनुष्य ने फिर से स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और तर्क तथा विज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज को नई दिशा दी। मध्यकालीन युग में जहां दर्शन धर्म के प्रभाव में था, वहीं अब पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति के बाद विचारों की एक नई लहर उठती है। अब मनुष्य केवल विश्वास पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो प्रमाण और तर्क के आधार पर सच्चाई को समझना चाहता है। यहीं से आधुनिक दर्शन की शुरुआत होती है और इस यात्रा के केंद्र में है रेने डेकार्ट। डेकार्ट ने यह कहा कि अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है, तो हमें हर उस चीज पर संदेह करना चाहिए जिसे हम बिना जांचे परखे सच मानते हैं। उन्होंने मेथड ऑफ डाउट के माध्यम से ये दिखाया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपने सभी पुराने विश्वासों को चुनौती देनी होगी। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने वो प्रसिद्ध विचार दिया, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये विचार आधुनिक दर्शन की नींव बन गया, क्योंकि इसने ये स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई की शुरुआत हमारे अपने सोचने से होती है। अब हम जॉन लॉक की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने ज्ञान के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लॉक का मानना था कि मनुष्य का मन जन्म के समय एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिसे उन्होंने टैबुला रासा कहा। उनके अनुसार हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये विचार एम्पिरिसिज्म की नींव बनता है। इसके बाद जॉर्ज बर्कली आते हैं, जिन्होंने कहा कि वास्तविकता केवल हमारी अनुभूति में ही मौजूद है। उनका प्रसिद्ध विचार था, टू बी इज टू बी परसीव्ड। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई देख या अनुभव कर रहा हो।
अब हम डेविड ह्यूम की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने एम्पिरिसिज्म को और गहराई में ले जाकर ये सवाल उठाया कि क्या हम वास्तव में कारण और प्रभाव के संबंध को समझ सकते हैं। ह्यूम कहते हैं कि हम केवल घटनाओं को एक साथ होते हुए देखते हैं, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि एक घटना दूसरी का कारण है। इस प्रकार वे ज्ञान की निश्चितता पर सवाल उठाते हैं। अब ये सब विचार एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां दर्शन को एक नई दिशा की जरूरत होती है, और यहीं पर इमैनुअल कांट आते हैं। कांट ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों को मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान केवल अनुभव से नहीं आता, बल्कि हमारा मन भी उसे आकार देता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन उसे समझता है। ये विचार दर्शन में एक बड़ी क्रांति लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक दर्शन में मनुष्य के सोचने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब ध्यान केवल बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि हम उस दुनिया को कैसे समझते हैं। रसल बताते हैं कि इस युग ने दर्शन को एक नई गहराई दी और इसे विज्ञान के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब दर्शन और भी जटिल और गहरे प्रश्नों की ओर बढ़ने वाला है, जहां हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विचारों ने आगे चलकर अस्तित्ववाद, आदर्शवाद और अन्य नई दार्शनिक धाराओं को जन्म दिया। और यही हमें इस यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां विचारों का ये विकास और भी रोचक और गहरा हो जाता है। जब बर्ट्रैंड रसल इस दार्शनिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम उस युग में प्रवेश करते हैं जहां आधुनिक विचारों से आगे बढ़कर दर्शन और भी जटिल और गहरे रूप में विकसित होने लगता है। अब तक हमने देखा कि रेने डिकार्ट, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट ने दर्शन को एक नई दिशा दी। लेकिन अब ये यात्रा और आगे बढ़ती है और नए विचार सामने आते हैं जो मनुष्य, समाज और वास्तविकता को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अब हम जर्मन आइडियलिज्म की ओर बढ़ते हैं, जहां ग्योर्ग विल्हेम फ्रीडरिख हेगल का नाम सबसे प्रमुख है। हेगल का मानना था कि वास्तविकता एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो लगातार विकसित हो रही है। उन्होंने डायलेक्टिक का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें हर विचार एक विरोधी विचार से टकराता है और फिर एक नई समझ उत्पन्न होती है। इस प्रकार सत्य एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ये विचार इतिहास और समाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अब हम कार्ल मार्क्स की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने हेगल के विचारों को एक व्यावहारिक और सामाजिक रूप दिया। मार्क्स ने कहा कि इतिहास का विकास विचारों से नहीं, बल्कि भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक संरचनाओं से होता है। उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और ये बताया कि समाज में होने वाले परिवर्तन आर्थिक शक्तियों के कारण होते हैं। उनके विचारों ने राजनीति और समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला। अब हम एक और महत्वपूर्ण विचारधारा की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। ये विचारधारा जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा विकसित की गई। इनका मानना था कि सही कार्य वही है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करे। इस प्रकार उन्होंने नैतिकता को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। अब रसेल हमें एक और दिशा में ले जाते हैं, जहां दर्शन और भी व्यक्तिगत और अस्तित्व से जुड़ा हुआ हो जाता है। यहां हम सोरेन कीर्केगार्ड को देखते हैं, जिन्हें अस्तित्ववाद का प्रारंभिक विचारक माना जाता है। उन्होंने कहा कि सत्य केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा होता है। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने होते हैं और यही उसकी असली चुनौती है। इसके बाद हम फ्रीडरिक नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने पारंपरिक नैतिकता और धर्म को चुनौती दी। नीचे ने कहा कि मनुष्य को अपने मूल्यों को खुद बनाना चाहिए और अपने जीवन को अपनी शक्ति के अनुसार जीना चाहिए। उनका विल टू पावर का विचार बहुत प्रसिद्ध है। अब दर्शन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां यह केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये मनुष्य के आंतरिक अनुभव, उसकी स्वतंत्रता और उसके जीवन के अर्थ से जुड़ गया था। रसल बताते हैं कि इस युग में दर्शन ने एक नया रूप लिया, जहां ये अधिक व्यक्तिगत, अधिक गहरा और अधिक जटिल हो गया। अब ये केवल दुनिया को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मनुष्य इस दुनिया में कैसे जीता है और उसका अनुभव क्या है। लेकिन ये यात्रा अभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम उस युग की ओर बढ़ने वाले हैं जहां दर्शन और विज्ञान का संबंध और भी गहरा हो जाएगा और जहां नई विचारधाराएं सामने आएंगी जो आधुनिक दुनिया को आकार देंगी। और यही हमें इस यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां 20वीं सदी के दर्शन की शुरुआत होती है। जब बर्ट्रैंड रसल इस दार्शनिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम 20वीं सदी के उस महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं जहां दर्शन और विज्ञान का संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है और विचारों का स्वरूप एक बार फिर बदलने लगता है। अब तक हमने देखा कि फ्रीडरिक नीचे,
कार्ल मार्क्स और सोरेन कियरगार्ड जैसे विचारकों ने दर्शन को एक नई दिशा दी, लेकिन अब 20वीं सदी में दर्शन दो मुख्य धाराओं में विभाजित होने लगता है, एनालिटिक फिलॉसफी और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी। रसल स्वयं एनालिटिक फिलॉसफी के प्रमुख प्रतिनिधि थे। वे मानते थे कि दर्शन को स्पष्ट, तार्किक और वैज्ञानिक होना चाहिए। उन्होंने भाषा और तर्क के विश्लेषण के माध्यम से दार्शनिक समस्याओं को हल करने की कोशिश की। उनका मानना था कि कई दार्शनिक समस्याएं केवल भाषा की गलतफहमी के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर हम भाषा को स्पष्ट कर दें तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। इस दिशा में लुडविग विटकिंस्टाइन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। विटकिंस्टाइन ने भाषा और वास्तविकता के संबंध को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा की सीमाएं ही हमारी दुनिया की सीमाएं हैं। ये विचार बहुत गहरा था, क्योंकि इसने ये दिखाया कि हम दुनिया को केवल उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी हमारी भाषा हमें अनुमति देती है। अब दूसरी ओर कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में हम अस्तित्ववाद और फिनोमेनोलॉजी जैसे विचारों को देखते हैं। यहाँ हम जॉन पॉल सार्त्रे, मार्टिन हाइडेगर और एडमंड हुसल जैसे विचारकों को देखते हैं। इनका ध्यान मनुष्य के अनुभव, उसके अस्तित्व और उसके जीवन के अर्थ पर केंद्रित था। हाइडेगर ने यह समझाने की कोशिश की कि बीइंग का अर्थ क्या है और मनुष्य इस दुनिया में कैसे मौजूद है। सार्त्रे ने स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के विचार को आगे बढ़ाया और ये बताया कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता है। अब रसल ये भी बताते हैं कि 20वीं सदी का दर्शन केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये राजनीति, समाज और विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। इस समय विश्व युद्धों, सामाजिक परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति ने दर्शन को एक नई दिशा दी। दार्शनिक अब केवल सैद्धांतिक प्रश्नों पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर भी ध्यान देने लगे। अब हम देखते हैं कि दर्शन एक बहुत ही विविध और जटिल क्षेत्र बन चुका है, जहां अलग अलग विचारधाराएं एक साथ मौजूद हैं। कुछ दार्शनिक तर्क और विज्ञान के माध्यम से सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ मनुष्य के अनुभव और उसके अस्तित्व की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रसल बताते हैं कि यही विविधता दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमें अलग अलग दृष्टिकोण देती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि सच्चाई को कई तरीकों से देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे विचार कितने भी अलग क्यों ना हो, सभी का उद्देश्य एक ही है, सच्चाई की खोज। अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां रसल इस पूरे दार्शनिक इतिहास का सार प्रस्तुत करेंगे और हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इन सभी विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। जब बर्ट्रैंड रसल इस विशाल दार्शनिक यात्रा को अपने अंतिम चरण की ओर ले जाते हैं, तो वे अब पूरे पश्चिमी दर्शन के इतिहास को एक साथ जोड़कर उसका गहरा अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक युग तक के विचारों को देखा, जहां हर युग ने नए प्रश्न उठाए और पुराने प्रश्नों के नए उत्तर दिए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विचारों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। रसल कहते हैं कि दर्शन केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम चीज़ों को गहराई से समझें, सवाल पूछें और सच्चाई की खोज करें। दर्शन हमें निश्चित उत्तर नहीं देता, बल्कि ये हमें बेहतर प्रश्न पूछने की क्षमता देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे ये भी कहते हैं कि हर युग के दार्शनिक अपने समय की समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे। उनके विचार उनके समय की परिस्थितियों से जुड़े होते थे, लेकिन फिर भी उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के मूल प्रश्नों को संबोधित करते हैं। रसल ये भी बताते हैं कि दर्शन हमें स्वतंत्र सोचने की क्षमता देता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम केवल परंपराओं और मान्यताओं को बिना सोचे समझे स्वीकार ना करें। हमें हर चीज को जांचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें अधिक जागरूक और समझदार बनाती है। अब वे ये भी कहते हैं कि दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संदेह। संदेह हमें गलत धारणाओं से बचाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो जानते हैं वो हमेशा पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने विचारों को सुधारते रहना चाहिए। रसल के अनुसार दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। हम केवल अपने छोटे छोटे अनुभवों तक सीमित ना रहें, बल्कि हम पूरे मानव अनुभव को समझने की कोशिश करें। ये हमें गहरी समझ देता है और हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाता है। अब वे ये भी कहते हैं कि दर्शन का उद्देश्य केवल सच्चाई को समझना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हम अपने निर्णयों को अधिक समझदारी के साथ लेते हैं। हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।
रसल ये भी बताते हैं कि दर्शन हमें ये सिखाता है कि हम अनिश्चितता के साथ कैसे जी सकते हैं। जीवन में कई बार हमें निश्चित उत्तर नहीं मिलते, लेकिन दर्शन हमें ये सिखाता है कि हम इस अनिश्चितता को स्वीकार करें और फिर भी आगे बढ़ें। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रकार रसल का ये पूरा कार्य हमें ये दिखाता है कि दर्शन केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम क्या जानते हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सार सामने आना बाकी है, क्योंकि अब हमें ये देखना होगा कि रसल इन सभी विचारों को किस प्रकार एक अंतिम संदेश में बदलते हैं और हमें क्या सीख देते हैं, और यही हमें इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाता है। जब हम इस पूरी बौद्धिक यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी केवल दार्शनिक विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मानव सोच के विकास की एक अद्भुत कहानी है। और इस पूरी कहानी को गहराई और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है बर्ट्रैंड रसल ने। प्राचीन यूनान के प्रारंभिक विचारकों से लेकर आधुनिक युग के जटिल दार्शनिकों तक, ये यात्रा हमें ये दिखाती है कि मनुष्य हमेशा से सच्चाई की खोज में लगा रहा है। कभी उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की, कभी उसने आत्मा और ईश्वर के बारे में सोचा, कभी उसने समाज और राजनीति को समझने का प्रयास किया, और कभी उसने अपने ही अस्तित्व के अर्थ को खोजने की कोशिश की। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये लगातार विकसित होता रहता है। हर युग के दार्शनिक अपने समय के अनुसार सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, और उनके विचार आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार बनते हैं। इस प्रकार दर्शन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर नया विचार पुराने विचारों से जुड़कर एक नई दिशा बनाता है। रसल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें किसी एक विचार या सिद्धांत को अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। हमें हमेशा खुले मन से सोचना चाहिए। हमें अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए और नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही स्वतंत्र सोच हमें एक बेहतर और जागरूक इंसान बनाती है। इस पूरी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि दर्शन हमें निश्चित उत्तर नहीं देता, बल्कि ये हमें बेहतर प्रश्न पूछना सिखाता है, और यही प्रश्न हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सीखते हैं, जब हम सीखते हैं तो हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। रसल का ये कार्य हमें ये भी सिखाता है कि जीवन को केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। जब हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अधिक जागरूक हो जाते हैं, हम अपने निर्णयों को अधिक समझदारी के साथ लेते हैं, और हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर इस पूरी यात्रा का सार निकाला जाए तो वो ये है कि सच्चाई की खोज कभी समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती है, और हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना होता है, और यही दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगर हमें इस पूरी कहानी से कुछ सीखना है तो वो ये है कि हमें अपने जीवन में सवाल पूछने की आदत विकसित करनी चाहिए, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें हमेशा सच्चाई की खोज में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें एक गहरे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अगर आपको ये पूरी दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और सोच को बदल देने वाली किताबों की समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपको किताबों, दर्शन और जीवन की गहरी सच्चाइयों की प्रेरणादायक यात्राओं पर लेकर आते हैं। धन्यवाद।